मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है, ये आपकी किसी क्लास से कम नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर अच्छे से फिगर को, डायग्राम को समझिए और देखिए, मेरी बातों को सुनिए। जीवों में जनन और उन जीवों में क्लास 10th में आपको केवल मानव जनन के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, कुछ कोर्स हटाए गए हैं, आप लोगों के क्लास से हटा है कि नहीं, ये इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। तो देखिए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव मादा जनन तंत्र। ठीक है, तंत्र, जनन तंत्र का मतलब होता है कि जनन से संबंधित अंगों का समूह, क्योंकि तंत्र है और अंगों का समूह ही तंत्र कहलाता है। और चूँकि रिप्रोडक्टिव है यानी जनन से संबंधित अंग, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो अंग हैं जो आपस में जुड़कर मानव मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, चूंकि मानव एक लिंगी प्राणी है, इसलिए इसमें लैंगिक अंग या लैंगिक तंत्र जो है अलग अलग होता है। ठीक है, मादा का अलग, नर का अलग। तो मैं पहले आपको मादा का जनन तंत्र बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ बीच में एक बड़ा सा पैकेट नुमा रचना दिखाई दे रहा है। ये पूरा यहाँ से लेकर ये सब इतना, मेरे कलम को ध्यान से देखिए, ये इतना एरिया यूटेरस है। क्या है? यूटेरस, गर्भाशय। ठीक है, यूटेरस है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चेदानी क्यों? दानी मतलब कि जहाँ रखा जाए सामान, जैसे बच्चे, जो साबुदानी होती है, साबुन रखा जाता है, तो बच्चा को, प्रकृति बच्चे को यहाँ पर रखती है, मतलब यहाँ पर डेवलप करती है बच्चे का, इसी में विकास होता है। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है कि मतलब बच्चा उच्चा कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी आप ये जानिए कि ये गर्भाशय है। ठीक है, ये थैलीनुमा रचना होती है, यूटेरस, गर्भाशय। इसका ऊपर का उभरा हुआ भाग फंडस होता है, गर्भाशय बुघ्न हिंदी में कहते हैं। आप देख सकते हैं कि दो नलिकाएं इधर बनी हुई हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दो इस तरह की रचना है, इसे हम ओवरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है ओवरी, क्योंकि ये ना होता तो कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये ओवरी ही, इसे हम कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। किसका? मादा का। पुरुष का भी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यहाँ पर मादा का हम पढ़ रहे, इसलिए मादा का, जब कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मादा का, मानव मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, तो क्या कहेंगे? अंडाशय, ओवरी। ठीक है, क्योंकि इसी अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु, मादा युग्मक। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। ठीक है, वो बन बनकर इस फिम्बरी में आते हैं, झालर में आते हैं। इससे जो है, ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब का यह एरिया आप देख रहे हैं, फिम्बरी है। ठीक है, तो ये फिम्बरी होती है, ये अंडाशय है। अंडाशय से अंडाणु जैसे ही बनता है, मान लो ये अंडाणु ऐसे से है, जैसे ही बनता है बस वो मुक्त होता है। ठीक है, चलते चलते अब इसी वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओवरी यानी अंडाशय के द्वारा एक परिपक्व अंडाणु का बनना। ठीक है, एक परिपक्व अंडाणु का बनना और बनकर वहाँ से निकल जाना। कहाँ के लिए? झालर के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक परिपक्व अंडाणु का बनना और बनकर यहाँ से निकल जाना फिम्बरी के लिए, झालर के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो ये परिपक्व अंडाणु क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले अपरिपक्व होते हैं। जब
लड़की गर्भ में ही होती है, ठीक है, तो उसी वक्त अंडाणु वहाँ पर बनने लगते हैं। लाखों करोड़ों संख्या में अंडाणु पहले से ही बने रहते हैं और जब लड़की 12-13 वर्ष तक उम्र की अवस्था में आती है तो उस वक्त ये परिपक्व होना शुरू होते हैं और परिपक्व होकर झालर में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो कहते हैं मोचित होते हैं, एक तरह से यहाँ से निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, अंडोत्सर्ग, तसर्ग उसमें आ रहा है, इसका मतलब उत्सर्जन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंडाणु, परिपक्व अंडाणु का मोचित होना या निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तो ये चर्चा, ये ओवरी हुआ। और ये टोटल रचना क्या है? फिलोपियन ट्यूब है। फिलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट है, देख सकते हैं आप। यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ दिखाऊँ मैं, ये झालर है, क्या है? झालर। उसके बाद यहाँ तक का एरिया क्या है? एम्पुला है, क्या है? एम्पुला। फिर बीच में थोड़ा सा अगर छोड़ दें तो इतना एरिया क्या है? स्थमक, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट हुए, झालर, एम्पुला, स्थमस। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे मार्किंग कर दूँ हल्का हल्का। ये सब एरिया क्या हो गया? मान लो समझ लो स्थमस हो गया, ये सब क्या हो गया? यहाँ तक एम्पुला हो गया, ये क्या हो गया? इतना झालर हो गया, ठीक। अब स्थमस और एम्पुला के बीच का एरिया यहीं एम्पुला स्थमस क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर अंडाणु निषेचित होता है। कई परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं। तो आप लोगों में फिलहाल तो ज़्यादातर यही ऑप्शन आता है फैलोपियन ट्यूब में, या इसी को फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, ठीक है, याद रखिएगा। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी कहते हैं पूरा। तो अगर ये ऑप्शन आ गया कि अंडाणु कहाँ निषेचित, तो अंडाणु तो यही निषेचित होता है, मतलब यहाँ शुक्राणु आता है, उससे मिल जाता है और यहीं पर जायगोट बन जाता है, यही ना होता है निषेचन। तो जायगोट यहाँ बन जाता है। तो परीक्षा में दे सकता है कि अंडाणु निषेचित होते हैं गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का कई नाम है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम देगा आप सब नाम याद रखिए। झालर में ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, झालर नहीं देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में। तो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। और कभी कभी क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स का नाम दे देगा, कहेगा स्थमस में, झालर में, एम्पुला में, एम्पुला स्थमस क्षेत्र में। तो कहाँ होगा? एम्पुला स्थमस क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है। कहाँ होता है? वो तो होता ही है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? एम्पुला स्थमस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इधर के अंगों की। तो गर्भाशय के यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नलिकाकार सी रचना जो शरीर के बाहर खुलती है, वो रचना योनि है, और जो बाहर जाकर छिद्र खुलता है वह वल्वा यानी भग है, वैजिना। ये नलिकाकार रचना, और जो शरीर का बाहर का एरिया जहाँ जाकर खुलता है वह वल्वा है, भग है, ठीक। और गर्भाशय तथा वैजिना यानी यूटेरस और वैजिना के बीच का एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहलाते हैं। ग्रीवा माने गला। तो यहाँ पर एक गले की तरह रचना है, मान लो फेस है, चेहरा है, ये गले की तरह रचना है, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें हम कि गर्भाशय के कितने परत होते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 परतें हैं। एक सबसे अंदर वाली जिसे गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम, याद रखिए, अंग्रेजी हमेशा याद रखिए, बायोलॉजी में ज़्यादातर आपको अंग्रेजी ही इंटरमीडिएट में मिलेगा। तो ये क्या है? अंदर वाला जो इसका परत है, स्तर है, उसको कहेंगे एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर। और सबसे बाहर वाला परत, इधर देखिए, सबसे बाहर वाला परत ये जो आ रहा है, सबसे बाहर वाला परत, ठीक है, ये है पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय। और इन दोनों के बीच जो है वो है मायोमेट्रियम, ठीक है, गर्भाशय पेशी अस्तर। ये काफ़ी मांसल होता है, पेशी से युक्त होता है, मजबूत होता है और लचीला भी होता है, ठीक है, और प्रसार करने योग्य होता है, फैलने योग्य होता है, क्योंकि जब इसमें शिशु का विकास होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? फैलता जाता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अब हम बताएंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, यह ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी पुरुष का प्रजनन तंत्र, प्रजनन अंग। इसमें थोड़ा सा मैंने उत्सर्जन तंत्र भी जोड़ा है, क्योंकि इन दोनों का संबंध होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन, इतना एरिया आप जो देख रहे हैं ये उत्सर्जन का है, यानी कि
यूरिन मूत्र बनाने वाले अंग हैं ये, चूँकि उसी लिंग से, पेनिस से, ठीक है, ये क्या है, पेनिस है, पेनिस यानी शिश्न, उसी शिश्न से ही जो है पुरुष के स्पर्म्स भी आउट होते हैं, उसी स्पर्म से ही यूरिन भी, मूत्र भी आउट होते हैं, इसलिए सामूहिक रूप से इसे मूत्रोजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मूत्रोजनन तंत्र कहते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग इसमें प्रजनन तंत्र का ही अध्ययन करेंगे, वो तो जोड़ दिया गया आपको समझने के लिए, फिलहाल बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस, यानी टेस्टिस को कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। ठीक है, और वृषण कहते हैं। और जिस तरह से स्त्री में अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग था, उसी तरह से यहाँ पर वृषण भी पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग है ये शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है, शुक्राणु। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखेंगे आप, इस पर एक चपटी सी रचना आप देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण या एपिडिडिमस, अधिवृषण आप देख सकते हैं, एपिडिडिमस है ये। ठीक है, इसमें तमाम नलिकाएं सी रचनाएं होती हैं। ठीक है, शुक्र नलिकाएं होती हैं, जिसे आप आगे चलकर जानेंगे। उसके बाद क्या होता है, अधिवृषण के बाद ये नलिका की तरह रचना निकल रही है, इसे वास डिफरेंस या इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या करती है, जो यहाँ शुक्राणु बना वो अधिवृषण से होता हुआ जाएगा कहाँ, शुक्रवाहिनी में, और शुक्रवाहिनी से होता हुआ आ जाएगा कहाँ, सेमिनल वेसिकल में, यानी शुक्राशय में। कहाँ जाएगा, शुक्राशय में, शुक्राशय इसमें आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ है ये। ठीक है ना, ये भी जोड़ी याद रखिए कौन कितने जोड़ी में है। तो इधर आ गया शुक्राणु भर गया, इसमें आकर शुक्राणु भर जाते हैं। ठीक है, इधर वही काम सेम इधर भी हो रहा है। ठीक है ना, तो शुक्राणु यहाँ पर आकर भर जाते हैं। और यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं, या आप लोग ज़्यादातर नाम प्रोस्टेट ही प्रचलित है, इसको याद रखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, उसके नीचे एक ग्रंथि और है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको भी याद रखिएगा, लिख देते हैं उच्चारण आपको समझने के लिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं कि शुक्राणु को एक्टिव करने में, शुक्राणु को जो है सीमन यानी वीर्य का रूप देने में, क्योंकि शुक्राणु तो चलता है तो उसका कुछ रूप और होता है, लेकिन जब शरीर से उसे आउट होना होता है तो यहाँ तक आने के बाद, शुक्राशय में आने और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से संबंध बनने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, वो सीमन के रूप में आ जाता है, वीर्य के रूप में आ जाता है। वीर्य जो शरीर से आउट होता है वो वीर्य होता है, उसमें शुक्राणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु यहाँ से उत्सर्जित होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ा सा हमने यहाँ पर ये बनाया है, उसको भी समझ लें। ये देखिए, यहीं से शुक्राणु भी इसी से, यहाँ से जैसे मान लिया ऐसे हम कर दें अगर, तो इसी नलिका में, यानी कि कौन सी नलिका है, मूत्र नली है ये। ठीक है, इसी नलिका से शरीर से आउट होते हैं। स्खलन, जब शुक्राणु को अस्खलित होना होता है, स्खलित में शरीर से आउट होना होता है। ठीक है, और ये पेनिस है जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, ये पेनिस है। आए बात समझ में। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये मूत्र नली कैसे आ रही है, वास्तव में मूत्राशय है, इसमें यूरिन आता रहता है, मूत्र आता रहता है। ठीक है, वो कहाँ से आता है, तो आप ये देख रहे होंगे, ये है मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये है मूत्रवाहिनी या यूरेटर है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, यहाँ से यह है किडनी, किडनी से ब्लड का फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। यहाँ से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो देखिए एक रचना और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये शुद्ध ब्लड को वापस लिए चली जाती है, और जो छन गया वही मूत्र है जो इधर से आकर इसमें इकट्ठा होती है। ठीक है, और वो जो है शरीर से इसी रास्ते से मूत्र
नली से होता है शरीर से क्या होता है, आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा और जब आपको विसर्जन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा। ठीक, और आप लोग जो है एक काम करिएगा, जो आपको वीडियो में पढ़ाया जाए उसी संबंधित प्रश्नों को आप पूछा करिए, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं करने, अगले टॉपिक पर बढ़ाए नहीं गए तब तक उसका लगते हैं प्रश्न करने। हो सकता है कि आपका प्रश्न करने से पहले वो टॉपिक हम पढ़ा दें, तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उससे संबंधित पूरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो से एक सिस्टम से चलिए ताकि आप लोग जो है क्या नाम है समझें। ठीक है, तो इसमें जो है आप इस वीडियो में जो बात नहीं समझ में आई होगी दोनों तंत्रों में, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।